Good morning, all of you. Welcome again. Yes, page number 160 of theme number 7 that's going on for some time back. New concept of human beings. ये मैंने वीडियो नंबर 53 में इसको एक्सप्लेन किया था. 2-3 पॉइंट्स में फिर इसको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं फर्दर जो टॉपिक्स से उनको मिलूंगा. जैसे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान का 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच जो मॉडर्न पीरियड कहलाता है, जो आधुनिक दौर कहलाता है, इस पीरियड में कुछ ट्रेडिशंस, कुछ न्यू आइडियाज जो राइज हुए, जो एमर्ज हुए, उससे कौन कौन इफेक्ट हुआ और उसका क्या क्या प्रभाव रहा, क्या उसका इन्फ्लुएंस रहा समाज में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी के ऊपर, वो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं. और टॉपिक का नाम आपको पता है कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, सांस्कृतिक मतलब बदलते हुए सांस्कृतिक परंपराएं. तो ये सब सांस्कृतिक, सोसाइटी, समाज, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, सब कुछ जो वहां पर एग्जिस्ट करती है, मौजूद करती है इस सेंचुरी के बीच. तो हम लेंगे न्यू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट, एक नई धारणा, एक नई सोच क्रिएट हुई. यूरोपियन, वो क्या थी? यूरोपियन जो लोग थे, ह्यूमनिस्ट के बाद, ह्यूमनिस्ट कल्चर के बाद, जब ह्यूमनिस्ट कल्चर स्टार्ट हुआ तब वहां के लोग, वहां के पीपल, वहां की पब्लिक 3 चीजों पर फोकस्ड हो गई. नंबर 1 वेल्थ, नंबर 2 पावर, नंबर 3 ग्लोरी. मतलब मेटेरियलिज्म. दे रश्ड, द पीपल ऑफ इटली, द पीपल ऑफ यूरोप रश्ड टुवर्ड मेटेरियलिज्म. भौतिकवाद की तरफ लपके उसको अपनाने लगे और उसको अपनी शान समझने लगे, है नहीं. रिलीजन से काफी हद तक जो वो अटैच थे अब तक, अब वो अपने आप को उन्होंने एक लिमिटेड रिलीजन से अपने आप को लिमिटेड सीमा तक अटैच किया, जोड़ा, जैसा कि आपको इससे पहले बताया गया. नंबर 1 थिंग, मेटेरियलिज्म की तरफ अपना रुझान करना, अपने आप को इंक्लाइन करना. नंबर 1 थिंग. सेकंड, ह्यूमनिस्ट आइडियाज, नए आइडियाज, धर्म से निकलकर, रिलीजन से निकलकर जो नया समाज जो उन्होंने बुना, इसका ताना बाना उन्होंने बुना. जैसे कि मैंने बताया आपको, मॉरल फिलोसॉफी, इसको पढ़ाया जाना शुरू हो गया, ग्रामर शुरू हो गई, पोएट्री शुरू हो गई, पोएम्स, मतलब इंसान की जिंदगी से रिलेटेड डे टू डे लाइफ की जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, वो अब इंक्लूड कर लिए गए, जिसमें जब इंसान ने इनको एम्ब्रेस किया, इनको अपनाया, इनको रियलाइज किया, इनको प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनको लगा कि सही मानों में यही जीवन है. और वो एक तरह से फ्रीडम महसूस करने लगे, आप अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करने लगे. और उसमें इस पीरियड में ह्यूमनिज्म काफी ज्यादा छा गया, लोग इसको एम्ब्रेस करने लगे, इसको अपनाने लगे. और इस तरह से हमने देखा ह्यूमनिज्म जो था नेचर, और उन्होंने ये इसमें मैनर जो होते हैं, आदाब होते हैं, जो एटीट्यूड हो रहा है इंसान का, है ना, वो भी काफी डेवलप, किस तरह बात करना है, किस हद तक बात करना है, टाइम और जगह को देखकर बात करना है, ये चीजें इसमें देखी गई. अब हम पढ़ेंगे आगे एस्पिरेशन ऑफ वीमन, महिलाओं की आकांक्षाएं, महिलाओं की उम्मीदें, है नहीं. अब महिलाओं की आकांक्षाएं क्या है, ये टॉपिक क्यों है इसमें. पेज नंबर है आपका 161. इसमें हम देखेंगे कि उस पीरियड में महिलाओं को बहुत पीछे रखा जाता. द वीमेन्स वर वेरी वेरी लेग बिहाइंड. उस वक्त का ये ट्रेडिशन ये था, उस वक्त में यही परंपराएं थी. जो महिलाएं, जो लेडीज थी, वो होम लिमिटेड थी, वो घरेलू महिलाएं थी, हाउस होल्ड कीपर थी ओनली. देयर रोल वाज लिमिटेड अप टू हाउस होल्ड कीपर. सिर्फ घर को संभालना और न्यू जेनरेशन को छोटे से बड़ा करके अच्छा नागरिक बनाकर समाज में छोड़ देना, ये 2 काम थे. ये महिलाओं का रोल था. और जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो मेल डोमिनेंट थी, पुरुष प्रधान समाज. महिलाओं को कोई इतना सम्मान नहीं था, इतनी इज्जत नहीं. अब इसमें हम ये जानेंगे इस पैसेज के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको इसमें और बता दूं. द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप, अपने आप में स्वतंत्र फील करना और नागरिक, एक अच्छा नागरिक, प्राउड नागरिक बन के वहां रहना, ये 2 चीजें
इन दो चीजों के अंदर महिला शामिल नहीं। महिला सिर्फ घर तक सीमित थी, उसकी बहुत सी आजादियां मर्द ने छीन रखी थी, मर्द ने ले रखी थी। मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के जो लोग थे उन्होंने समाज पर वो लोग हावी थे, डोमिनेटेड थे, लाइफ डिसीजन मेकर, और वही डिसीजन मेकर हुआ करते थे, सारे निर्णय वही लिया करते थे। कौन? मर्द। महिलाओं को इससे बाहर रखा करते थे। एजुकेटेड, ये मर्द अपने बच्चों को पढ़ाते, लेडीज को नहीं पढ़ाते थे, मर्दों को पढ़ाए, जेंट्स को पढ़ाते थे। टू टेक देयर प्लेस, ताकि वो उनके बाद फैमिली के अंदर वो जगह ले लें, अपनी मतलब वो पोजीशन ले लें। बिजनेस, सारे बिजनेस को संभालने के लिए मर्द संभालते थे, उनके बाद उनके बच्चे संभालते थे, और पब्लिक लाइफ एट टाइम्स सेंडिंग देयर यंगर सन टू ज्वाइन टू चर्च, कभी कभी अपने बेटों को चर्च ज्वाइन करने के लिए भी उनको भेज दिया करते थे, उनको डिस्कस किया करते थे। कुल मिलाकर महिलाएं जो लेडीज थी वो इसमें इन डिफरेंट रोल्स के अंदर देवर एक्सक्लूडेड, उनको बाहर रखा गया था, देवर बाईपास, उनको बाईपास किया हुआ था। ऑल्दो देयर डाउरीज वर, अभी कह रहा है कि बिजनेस चलाने, उस तक में जो बिजनेस हुआ करता था, बिजनेस में महिलाएं जो शादी होकर आती थी अपने साथ जो दहेज लाती थी, डाउरी लाती थी, उस दहेज को उनका पति, घर के मर्द, उनका जो हस्बैंड अपने बिजनेस में लगा दिया करता था, ठीक है। और जो लेडीज दहेज नहीं देने के योग्य होती थी, जो पेरेंट्स अपनी बेटी को दहेज नहीं दे सकते थे, उसकी शादी नहीं हो पाती थी, और वो अपनी बेटी को कॉन्वेंट स्कूल में एज ए नन बनने के लिए, साधु सन्यासिनी बनने के लिए उसको वहां पर छोड़ दिया करते थे, उस बेचारी को, अगर डाउरी नहीं होती थी, क्योंकि डाउरी से ये लोग अपने बिजनेस को चलाया करते थे। अक्सर दो फैमिलीज, ये बताया गया है कि अक्सर दो जो परिवार होते थे, बिजनेसमैन फैमिलीज होती थी, वो दोनों अलायंस किया करते थे, गठबंधन करते थे, किसको लेकर? बिजनेस अलायंस होता था, दो फैमिली शादी करते थे इसलिए ताकि बिजनेस दोनों परिवार के बिजनेस विद द हेल्प ऑफ द डाउरी अपने कामकाज को आगे बढ़ा सके। इस तरह रोल सही कह रहा है। एडिक्वेट क्लाइमेट, सॉरी, इसमें इसके बाद 162 पेज पे आइए। अच्छा, इसमें ये बताते हैं आपको कि जो बैंकर्स और बिजनेसमैन, मर्चेंट या बैंकर, इनकी फैमिलीज की जो महिलाएं थी, जो लेडीज थी, वो कुछ समवॉट डिफरेंट थी। यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग हिसाब किताब था। बैंकर, ये जो बिजनेसमैन थे, ये जो व्यापारी लोग थे, ट्रेडमैन, इनकी वाइफ्स इनकी एब्सेंस में, इनके अपने पतियों की एब्सेंस में बिजनेस को देखती थी, घर में भी और घर के बाहर भी, विद इन द हाउस एंड आउट ऑफ द हाउस। और अगर उनका पति बाई चांस मर गया, एक्सीडेंट में खत्म हो गया, डेथ हो गई, तो घर के अंदर भी काम देखती थी और घर के बाहर भी काम को संभाला करती थी उनकी वाइफ। यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंट बता रहे हैं बिजनेसमैन की, खासतौर से बिजनेसमैन की फैमिलीज और बैंकर्स की फैमिलीज, इनका ये था। इसके बाद आता है नेक्स्ट पैरा आता है, ये कह रहा है, हाँ, उस वक्त कुछ इसकी महिलाएं हुई हैं जिनके नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। नंबर 1 है, उसमें नाम आता है वेनेशियन, एक वेनेशियन थी, वेनिस की थी, कैसेंड्रा फिडेल नाम की लेडी थी, जो बहुत क्रिएटिव थी, क्रिएटिव एंड सेंसिटिव। किसको लेकर? द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन को लेकर ये लेडी बहुत सेंसिटिव थी, और उसने इस एजुकेशन को काफी प्रिवेल किया, काफी प्रोपेगेट किया, है नहीं। और इनके जो वर्ड है, एवरी वुमन, सो बताया, एवरी वुमन माइट सीक टू एन एम्ब्रेस और टू सीक एन एम्ब्रेस दीज स्टडीज। इस तरह की जो स्टडीज हैं, इन्होंने बात कही कि हर औरत को, इन्होंने ये अपील करी महिलाओं से कि ह्यूमनिस्ट आइडियाज, ह्यूमनिस्ट एजुकेशन को जितनी महिलाएं हैं वो आगे आए और इसको सीखें, ह्यूमनिस्ट कल्चर को। शी वाज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ वुमेन, वो इतनी सारी महिलाओं में, मतलब हैंडफुल महिलाएं थी, वो कुछ महिलाओं में ये एक महिला थी, ऐसी लेडी थी जिसने क्वेश्चन द आइडिया दैट द वुमेन वर इनकैपेबल ऑफ अचीविंग द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमनिस्ट स्कॉलर। इसको ऐसा लगा ह्यूमनिस्ट स्कॉलर बनने के लिए, ह्यूमनिस्ट
सब्जेक्ट को पढ़कर स्कॉलर बनने के लिए महिलाएं बहुत पीछे हैं, इसलिए इसने आह्वान किया और एक तरह से ग्रीवेंस भी था, इसका शिकायत भी थी पुरुष प्रधान समाज से कि हमें क्यों बैकवर्ड रखा जा रहा है, हमें क्यों होम लिमिटेड किया जा रहा है, होम कंफाइंड किया जा रहा है। हमको भी जो मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ है, हमें उसमें जो मुख्य धारा है जिंदगी की, हमें उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये अपील करके ये इस लेडी ने। इसके बाद फिर आता है कि फिडेल वॉज नॉन फॉर ए प्रोफिशिएंट। जो फिडेल थी, ये जो लेडी है वेनेशियन, फिडेल नाम की, जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में एफिशिएंट थी, इससे कमांड था ग्रीक और, हाँ, इसलिए इसको शी वाज इनवाइटेड टू गिव ओरेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ। पेडुआ की विश्वविद्यालय में इसको ओरेशन देने के लिए, इसको स्पीच देने के लिए बुलवाया गया था, क्योंकि ग्रीक और रोमन लैंग्वेज की ये स्कॉलर थे। नेक्स्ट आता है, इसमें आता है कि फिडल्स राइटिंग ब्रिंग इनटू फोकस। फिडल की जो वही फिडल चल रही, वही वेनेशियन जो फिडल है, इसकी जो राइटिंग थी, इसने जो बुक्स लिखी, इसने जो बुक्स लिखी, किताबें लिखी, वो राइटिंग, उसने ध्यान आकर्षित किया। ब्रिंग इनटू फोकस द जनरल रिगार्ड फॉर द एजुकेशन। शिक्षक मतलब उस दौर के अंदर महिला शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ ह्यूमनिस्ट आइडियाज को प्रिवेल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए इसने जो बुक्स लिखी है नहीं, जो बुक्स लिखी, वो बुक्स ने सबका फोकस ह्यूमनिस्ट एजुकेशन की तरफ आकर्षित किया। शी वाज वन ऑफ द मैनी वेनेशियन, ये बहुत सारी वेनेशियन महिलाओं में ये एक महिला ऐसी थी, ये राइटर थी, है ना, लेखिका थी, who attacked the republic for creating a highly limited definition of the freedom that favored the desires of men over those of women। जैसा कि मैंने बताया आपको, क्या ये पुरुष प्रधान मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, ये मॉडर्न सोसाइटी 15th सेंचुरी, कह रहा हूँ 15th 16th सेंचुरी मेल डोमिनेट पुरुष प्रधान समाज था, जैसा कि आज भी है, जनरली आज भी हम कहें तो उसको उसने यहाँ पर कंडेम किया कि इस पुरुष प्रधान समाज में हम महिलाओं को भी इम्पोर्टेंस दी जाए, हमको भी घर से बाहर निकाला जाए, और हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए, और हमको बराबर का दर्जा, इक्वलिटी हमको दी जाए। ये उसने यहाँ पर बात कही। इसके बाद कहते हैं एक नाम सॉरी मैं रीमन राइटर्स फ्रीडम एंड द फेवर्ड डिजायर फॉर्म। इसके बाद है अनदर रिमार्केबल, एक और जानी मानी महिला वाज द मार्केसा ऑफ मैंटुआ। एक टाउन, एक सिटी है मैंटुआ नाम का, वहां की एक महिला, वहां की एक लेडी वाज मैंटुआ, इसाबेला, उसका नाम है इसाबेला। ये 1474 टू 1539 के बीच इसकी लाइफ रही है, इसका कैरियर रहा है। She ruled the state while her husband was absent। जब इनके हस्बैंड एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, तब इसने इसका बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन देखा गया। तो क्वालिटीज ऑफ एबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसने उसमें जाहिर की। मतलब इसने हस्बैंड की एब्सेंस में, अपने पति की अनुपस्थिति में इसने बहुत बेहतरीन शासन चलाकर दिखाया, बहुत अच्छा चलाकर दिखाया। एक एबिल small state, Mantua, a small state was famed for its intellectual brilliance। और एक जो किसका नाम है यहाँ, स्मॉल स्टेट, एक छोटा सा स्टेट था मैंटुआ नाम का। वहाँ की जो अदालत थी, द कोर्ट ऑफ मैंटुआ, मैंटुआ की अदालत, कोर्ट मैंटुआ एक छोटा सा स्टेट है, वाज फेम्ड, ये बहुत पॉपुलर था अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए। ये अदालत इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए बहुत पॉपुलर रहा। Women's writings revealed their conviction। महिलाओं ने जो बुक्स लिखी वहां पर, है जो कुछ महिलाएं थी, हैंडफुल ऑफ लेडीज थी, उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी, जो उन्होंने बुक्स में लिखा, वो लिखा हुआ उस राइटिंग से ये जाहिर होता है, प्रकट होता है कि उनका विश्वास दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर। उनका क्या विश्वास था बुक्स में, उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की, क्या उन्होंने अपने डिजायर्स को उसमें रिवील किया कि हम महिलाओं को भी शक्ति मिलना चाहिए, हमें भी आजादी मिलना चाहिए, हमको भी पावर, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक, एजुकेशन, ये सब चीजें हमें मिलना चाहिए, हमको इसमें पीछे नहीं रखना चाहिए। एन आइडेंटिटी इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मैन। ये वर्ल्ड, ये संसार जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें
हम महिलाओं को भी इन सब चीजों में आगे लाया जाए। ये बात उन्होंने अपनी इसके सामने रखी। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस डे। इस क्वेश्चन को आप अटेंड कर लें।